गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। जल ही जीवन है लेख। जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में आज रीड करेंगे कि जल के बिना हम जी नहीं सकते और जल को जीवन कहा गया है और क्यों कहा गया है। जल का समस्त जीवों व वनस्पति जगत हेतु महत्व इस पाठ में सविवरण बताया गया है। इस पाठ में जीवों और वनस्पति जगत के लिए जल पानी कितना महत्व है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। हमारे जीवन में वायु के बाद जल का महत्व सर्वोपरि है। जल को अमृत कहा जाता है और हवा के बाद, वायु के बाद ही जल जो है वो सबसे बढ़कर माना गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है और इसको कभी हम किसी और ऑप्शन से नहीं ले सकते। आज से लगभग 5700 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। पानी के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए है। इनमें 13 लाख खरब टन पानी होने का अनुमान लगाया गया है। आकार और गहराई के क्रम अनुसार धरती पर 4 महासागर हैं। नदियों, वर्षा और बर्फ़ पिघलने से पानी रिसकर विभिन्न दरारों में से भूमि के अंदर प्रवेश करता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। अब जो हमारे महासागर हैं उनके अंदर हमारा 72% भाग जो है वो पृथ्वी का वो उन महासागर में है और नदियों, वर्षा और बर्फ़ पिघलने से जो पानी आता है वो हमारा भूमि के अंदर चला जाता है और भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई और पानी, पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कूपों और नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग होता है। जो कुएं होते हैं वहाँ पर भी भूमि का पानी आता है और जो हमारे नलके लगे होते हैं आसपास उसमें भी भूमि के अंदर से पानी आता है। बच्चों, तुम जानते हो जल को जीवन कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो या खेल कर, दौड़ कर, भाग कर कक्षा में आते हो या घर पहुँचते हो, तब क्या करते हो? तब तुम पानी पीते हो। ज़रा सोचो, प्यास लगने पर अगर हमें पानी ना मिले तो क्या होगा? तो हम प्यासे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगती है इसलिए पानी पीते हैं। वास्तव में पानी के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ से प्यास नहीं बुझती। हम अगर ये सोचें कि पानी की जगह का हम कुछ और पी लेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझती। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। क्योंकि हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसलिए पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया और अब लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। सन 2060 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। हमारे देश की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, सबकी प्यास बुझाने के लिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ रही है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसे ऐसे पानी भी ज़्यादा लगने लगा। वैसे तो हम नदी, झरना, तालाब और कुएं से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा और आदि डालकर हम नदियों और तालाबों के पानी को गंदा कर रहे हैं। अब हमें नदियों और तालाबों से पानी तो मिलता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि कूड़ा कचरा डालकर वो पानी भी हम गंदा कर देते हैं। पानी से जब बहुत अधिक गंदगी हो तो उसका होना या ना होना बराबर है। अब जब पानी गंदा होगा तो हमारे लिए पीना तो नहीं हो सकता, तो वो होना या ना होना एक बराबर है, क्योंकि गंदा पानी कोई नहीं पीता है। मटमैले पानी जिसमें धूल या मिट्टी के कण मिले होते हैं, वैसे पानी से तो पेड़ पौधों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन जिसमें कल कारखानों के रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं उस पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं की जा सकती, नहीं तो पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचेगा। अब जो पानी मिट्टी वाला होता है उसे तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कारखानों से आता है उसमें तो उनके रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, तो उस पानी को हम ज़्यादा
पौधों के लिए, सिंचाई के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो पेड़ पौधे भी खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी। शहरों की विभिन्न नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अधिकांशतः नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जो नालियों से पानी निकलता है उसे भी नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है और उपयोगी नहीं रह पाता। लेकिन ऐसे पानी को यदि दोबारा साफ कर लिया जाए तो शौचालयों, बागवानी और औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यदि जो गंदा पानी होता है उसे साफ़ कर लिया जाए तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं शौचालयों में, बागवानी में, फूलों में और मतलब देने के लिए। और औद्योगिक मीन्स कहीं फैक्ट्री वगैरह में और कहीं यूज़ कर सकते हैं हम। कुओं, तालाबों, नदियों का जो जल गर्मी अधिक होने के कारण सूख जाता है, वह जल फिर वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में वर्षा कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा ना होने से कहीं तो बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा पड़ जाता है। बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। सूखा पड़ने से कुओं, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता। सूखे इलाके में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं और मीलों पैदल चलकर ना जाने कहाँ कहाँ से वे पानी भर कर लाते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, पीने के लिए ही पानी नहीं मिलता उन्हें। खाना पकाने और पीने के लिए ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता। बड़े शहरों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है वहाँ लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। रेगिस्तान में जहाँ साल साल भर तक पानी नहीं बरसता, लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। दुनिया के अनेक इलाकों में काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होती। कोयले पर आधारित बिजली घरों को प्रशीतन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब जो बिजली घर कोयले से चलते हैं उन्हें ठंडा करना पड़ता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। यदि 5.75 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 0.01 क्यूसेक पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये क्यूसेक पानी को मापने की एक इकाई है। इस तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले तथा सदा मनुष्य हित में अर्पित रहने वाले मनुष्य जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि वर्षा के पानी का संरक्षण और उनके भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वर्षा का पानी आता है, बारिश होती है, उसके पानी को हमें जोड़ कर रखना चाहिए। हमें कुछ ऐसी जगह बनानी चाहिए, पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना गवाई जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ाई से रोक लगाई जाए और बहुत अधिक मात्रा में पौधारोपण किया जाए। पेड़ों को काटने के लिए रोक लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि ऋतु चक्र समय से के अनुकूल चलता रहे, ताकि जो बारिश है वो समय पर आती रहे। अन्यथा आने वाले समय में पानी भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। बच्चों, अब तुम समझ सकते हो कि जल कितना मूल्यवान है। कभी कभी तो मूल्य देने पर भी जल नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है जहाँ पर हमें बहुत प्यास लगती है और हम पैसे लेकर जाते हैं, हमें वहाँ पर भी पानी नहीं मिलता। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसे बचाने के लिए तुम प्रयास करते रहो। तो हमें क्या करना है, पानी को बचाना है। कैसे? जैसे कि जब हमें प्यास लगी हो तो हम गिलास में उतना ही पानी आपको लेना है जितने आपकी ज़रूरत हो। जब आप ब्रश करते हो तब नल की टूटी खोल कर मत रखो, जब कुल्ला करना हो तभी नल खोलो, इससे पानी की बचत होती है। इसी प्रकार नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर मग से पानी डालकर नहाने से भी पानी कम खर्च होता है। आंगन और कमरों को धोने की अपेक्षा अगर आप बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर पोंछा लगाएं तो पानी की बचत होती है। फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधों में डाल दो। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, कार धोते समय भी अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बच सकता है। अतः बच्चों, अब आपने क्या करना है, ये मैंने आपको लेसन रीड कराया और अब आपको मन ही मन में पानी को अधिक से अधिक बचाने का संकल्प करना है। और आप कहीं पर भी देखो कि पानी वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपने उनको बोलना है कि पानी की बचत करनी है। ओके, थैंक यू।